वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.6 काइट एंड ट्रपीजियम। तो चलो पहले काइट के बारे में जान लेते हैं। वन ऑफ द वे द टू ट्राइंगल्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर कैन बी ज्वाइंट टुगेदर इज एज फॉलोज। तो मैंने आपको दिखाया था ऊपर जो आपको दो ट्राइंगल ज्वाइन करना था, तो एक इस तरीके से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 12 सेंटीमीटर वाले साइड को आपस में ज्वाइन कर दो तो इस तरह का कुछ शेप आपको मिलेगा। अब ये जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको काइट जैसा लग रहा होगा, जैसे पतंग होती है ना, उसी जैसा आपको दिख रहा होगा। ये साइड में आपको पतंग बनी भी है, देखो वैसे ही शेप है कि नहीं। ऑब्जर्व दैट द एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। यहां पर आप ऑब्जर्व करो जो एडजेसेंट साइड है, अगल बगल वाले साइड्स, उनकी लेंथ सेम है। जैसे ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर, फिर ये वाला साइड 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान रखना, सारे ही जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल नहीं होते, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये भी तो अगल बगल वाला साइड है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो दो डिस्टिंक्ट पेयर, दो अलग अलग जो पेयर है साइड के, जैसे ये दोनों पेयर और नीचे के दो पेयर एडजेसेंट साइड्स की, वो इक्वल है। अगर सारे ही जो एडजेसेंट साइड्स के पेयर है उनकी लेंथ आपस में इक्वल हो गई तब तो ये रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस भी एक तरह का काइट ही है। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ ये है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर बना दिया, इधर भी 4 सेंटीमीटर बना दिया। तो अगर ये चारों साइड आपस में इक्वल आ गई तो उस केस में भी आप देखो अगल बगल वाले साइड इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है, इनफैक्ट ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। तो कोई सा भी अगल बगल वाला साइड ले लो, ये आपस में इक्वल है। और ये कब होगा? जब चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, उस केस में ये रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस भी एक तरह का काइट है, क्योंकि काइट के लिए सिंपल सी कंडीशन है, दो अलग अलग पेयर एडजेसेंट साइड के, अगल बगल वाले साइड के, ये इक्वल होने चाहिए। दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम तो दो हो। तो ऊपर का दो हमको इक्वल मिल गया, नीचे का दो मिल गया, तो बस काइट है। रोम्बस के केस में भी देखो ऊपर का दो मिल गया एडजेसेंट साइड इक्वल, नीचे का दो मिल गया एडजेसेंट साइड इक्वल, तो ये भी एक तरह का काइट हो गया। Kite. A kite is a quadrilateral that can be labeled as ABCD such that AB equal BC and CD equal DA. तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम लेबल कर सकते हैं ABCD इस तरह से, जहां पर AB BC के इक्वल है और CD DA के इक्वल है। अब काइट की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इन द काइट शो दैट द डायगोनल्स BD। अब यहां पर आपको बेसिकली डिराइव करना है, डिडक्शन करना है। डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी नहीं बता रहा है, मतलब प्रॉपर्टी कह रहा है कि ये है, लेकिन आपको शो करना है। शो करो जो डायगोनल BD है, ये जो आपका डायगोनल है BD, वो क्या कर रहा है? फर्स्ट केस बाइसेक्ट एंगल ABC एंड ADC। ABC ये वाला एंगल है, कह रहा है कि ये जो पूरा एंगल है इसको ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ये आप शो करो। इसी तरह ADC जो ऊपर की तरफ एंगल बनना है उसको भी ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको शो करना है। मतलब ये बाइसेक्ट करता है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि कैसे आप कह रहे हो कि बाइसेक्ट करता है। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमको प्रूव करना है कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है, यानी ये डायगोनल इनको बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरह ऊपर जो ये एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये डायगोनल इनको बाइसेक्ट कर रहा है। तो कौन से ट्राइंगल कंसीडर करें हम? अच्छा, यहाँ पर कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर आप ध्यान से देखो जो BD वाली लाइन है, इसके लेफ्ट साइड जो पूरा ट्राइंगल बनना है ABD वाला, मतलब अगर AC वाले साइड को हम हटा दें तो अब ये देखो लेफ्ट साइड जो ट्राइंगल है और राइट साइड, ये देखने ही से आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहा होगा। मतलब ऐसे समझ लो कि बीच में जैसे मिरर लगा हुआ है, जो चीज़ बिल्कुल लेफ्ट साइड बनी है वही राइट साइड बनी हुई है, बस फ्लिप कर दिया गया, उलट दिया गया है। बाकी शेप साइज दोनों ही ट्राइंगल का सेम है। तो देखने से तो आइडिया लग रहा है, लेकिन आपको रीज़न ही बताना पड़ेगा अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो तो लेफ्ट वाले ट्राइंगल का जो साइड AB है और राइट वाले का जो BC है ये आपस में इक्वल है। इसी तरह से AD और DC आपस में इक्वल है। फिर ये जो DB वाला साइड है तो कॉमन साइड है, तो इक्वल हो गई। मतलब दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो इसलिए ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। उस हिसाब से A पे बनने वाला एंगल C पे बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। यहाँ जो B पे एंगल बनेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड B पे ही जो एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल होगा। इसी तरह ऊपर लेफ्ट साइड जो D वाला एंगल बनेगा और राइट साइड ये आपस में इक्वल होगा। तो ऐसे दिखा देना। सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। जो ABD वाला एंगल है दैट इज ये वाला एंगल, और CBD यानी ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पर जो ADB वाला एंगल है और CDB वाला जो एंगल है ये वाला, ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। हेंस वी कैन से दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स ABC एंड ADC। तो यहां से प्रॉपर्टी निकल कर आ गई। अब ध्यान रखना
कि कौन सा डायगनल एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि BD वाला भी डायगनल है और AC वाला भी डायगनल है। तो क्या ये जो AC वाला डायगनल है ये भी यहाँ पर बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा क्या? तो ऐसी बात नहीं है, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसे रोम्बस के केस में होगा, यहाँ पर अभी जैसे देख सकते हो इस केस में नहीं होगा। तो कैसे हम पहचाने कि कौन सा डायगनल एंगल को बाइसेक्ट करेगा? तो ध्यान रखना वो एंगल जो इक्वल साइड के बीच में बनना है, जैसे AD और DC वाला साइड आपस में इक्वल है ना, तो इनके बीच में जो एंगल बनना होगा उसको डायगनल बाइसेक्ट करेगा। इसी तरह नीचे भी देख लो, AB और BC की लेंथ इक्वल है, तो इसके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो डायगनल की वजह से बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने शो कर दिया। सेकंड वाला क्या है? बाइसेक्ट्स द डायगनल AC दैट इज OA इक्वल OC एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। अब एक चीज आपको ये शो करनी है कि जो BD वाला डायगनल है वो AC वाले डायगनल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब O से लेके 1 तक की जो डिस्टेंस है और O से लेके जो C तक की डिस्टेंस है ये इक्वल है, यानी AC वाले डायगनल का O जो है मिड पॉइंट है। और दूसरी बात कि दोनों डायगनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनना है, ये भी आपको शो करना है। इसके लिए आपको हिंट दिया है, इस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। क्या AOB ये कॉन्ग्रुएंट है COB के? तो क्या जो AOB वाला ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है BOC वाले ट्राइंगल के? अब इसमें देखो, जो AB वाला साइड है और BC वाला साइड ये आपस में इक्वल है, फिर OB वाला साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो इक्वल होगा ही होगा। अभी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमने देखी कि BD वाला डायगनल B पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला जो एंगल है और इधर वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल होगा। तो दोनों ट्राइंगल के दो साइड हमने इक्वल दिखा दिया और एक एंगल इक्वल दिखा दिया। तो AB इक्वल BC है और एंगल ABO वाला जो एंगल है वो इक्वल है CBO वाले एंगल के, यहाँ जो ये एंगल बनना है, और जो OB है वो साइड कॉमन है। सो बाई SAS यानी साइड एंगल साइड कंडीशन ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। तो AOB वाला जो ट्राइंगल है और COB वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। दो साइड तो इक्वल हमने दिखाई दिया था, मतलब जो साइड OA है और OC है ये भी आपस में इक्वल होगा, देयरफॉर OA इक्वल OC। तो एक बात जो प्रूव करने की थी कि BD वाला डायगोनल इनको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी OA और OC की लेंथ इक्वल है, वो हमने दिखा दिया। अब हमको ये शो करना है कि दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। अच्छा ये बताओ, दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होगा। उस हिसाब से यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा राइट साइड वाले ट्राइंगल में, ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये रिलेशन जो हमने यहाँ लिखा है इसके हिसाब से जो एंगल O है लेफ्ट और राइट ट्राइंगल का, यानी O पे बनने वाला एंगल लेफ्ट और राइट ट्राइंगल का, ये आपस में इक्वल है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ये जो पूरी लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ पर ये जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। तो O पे बनने वाला दोनों साइड इक्वल है और टोटल 180 डिग्री बनना है, मतलब दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ऑल्सो एंगल AOB इक्वल COB क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। साथ ही में इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल बनना है यहाँ पर AC वाली लाइन पे O पॉइंट के अबाउट, और दोनों इक्वल है तो ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। Hence we can say that diagonal BD bisects the diagonal AC that is OA equal OC and is perpendicular to it। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो डायगोनल BD है वो AC वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी OA इक्वल OC होगा और इसके परपेंडिकुलर भी होगा, यानी इनके बीच में 90 डिग्री बनेगा, वो हमने दिखा दिया। ट्रपीजियम, अब ये क्या होता है चलिए इसके बारे में जानते हैं। पैरेललोग्राम्स आर कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव पैरेलल अपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ये ऐसे कोऑर्डिनेटर होते हैं जहां पर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। वी गेट अ न्यू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इफ वी रिलैक्स दिस कंडीशन। एक नया कोऑर्डिनेटर हमको मिलेगा अगर इस कंडीशन को हम रिलैक्स कर दें, यानी पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा हम और कम कर दें, तो हमको एक नए तरीके का कोऑर्डिनेटर मिलेगा जिसको हम ट्रपीजियम कहते हैं। अ ट्रपीजियम इज अ कोऑर्डिनेटर विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। ट्रपीजियम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जहां पर कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। देखो दोनों भी हो सकता है, अगर दोनों हो जाएगा तब उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे, नहीं तो ट्रपीजियम होने के लिए कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होना चाहिए। अगर दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है वो एक तरह का ट्रपीजियम है, क्योंकि ट्रपीजियम के लिए कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है, यानी दोनों भी हो सकता है, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी ट्रपीजियम की बात करते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो SR है और PQ है ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। अब रही बात PS और QR की, तो पैरेलल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर नहीं है। तो ये एक ट्रपीजियम है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रपीजियम
मेजर द बेस एंगल्स, यानी जो फिगर में मार्क है, मतलब ये वाला जो ट्रेपीजियम दिया है इसके एंगल आपको मेजर नहीं करने, आपको अपना खुद का एक ट्रेपीजियम बनाना है और फिर उसके जो बेस एंगल्स है, बेस एंगल यहाँ आपको मार्क करके दिया है, जैसे ये देखो एस पे बनना है और जो आर पे बनना है, ये इसके बेस एंगल्स हैं। तो आप जो फिगर बनाओ ना उसके बेस एंगल्स निकालना। तो चलिए ड्रॉ करते हैं और मेजर करते हैं। अब ट्रेपीजियम बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, कोई लेंथ वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे एक लाइन मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर दी, अब इसी के पैरेलल ऊपर की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमको सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो इस सेट स्क्वायर को यहाँ पर सेट करेंगे और स्केल यहाँ पर ऐसे बगल में लगा देंगे। अब ऐसे इसको स्लाइड करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे जहां पर भी आपको ड्रॉ करना है। तो यहां से लेके मैंने यहां तक ये ड्रॉ कर दिया। इसकी भी लेंथ कोई फिक्स नहीं है, बस मेन कंडीशन ये कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसका नाम रख देते हैं PQRS। ये जो एंगल S है और ये R, ये बेस एंगल्स हैं। मतलब अगर नीचे की तरफ से देखें तो वैसे ऊपर की तरफ से देखेंगे तो P और Q भी बेस होगा, लेकिन अभी आप यही देखो कि S और R इसका बेस है। चलो बेस एंगल्स को मेजर कर लेते हैं। यहां से 0 से चलेंगे अंदर वाली स्केल पे तो 80 डिग्री। एंगल आर कितना आएगा, देखो ये वाली लाइन से ऐसे चलेंगे 0 से, तो ये 65 से एक पहले आ रहा है, मतलब 64 डिग्री ये हो गया। कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग देम। अब बाकी के एंगल्स क्या आप निकाल सकते हो बिना मेजर किए। अब यही जो ट्रेपीजियम है इसमें जो PQ वाला साइड है इसको थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा दें और इधर S से इधर बढ़ा दें, फिर इसको ऐसे ऊपर जो PS वाली लाइन है वो नीचे कर दें, तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि 2 पैरेलल लाइन है और ये एक लाइन जा रही है। ये आपका P वाला पॉइंट है और ये S वाला पॉइंट है। तो आप जानते हो कि पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करके जाता है तो उस केस में जो इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के सेम साइड, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो P वाला एंगल बनेगा और ये जो S वाला एंगल है इसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। सिंस PQ पैरेलल टू SR, अब PQ और SR पैरेलल है और PS ट्रांसवर्सल की तरह जा रहा है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या हो जाएगी कि S और P का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह आप QR का भी देख सकते हो कि ये भी ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा। ये ऐसे साइड जा रहा है, इसे कट कर रहा है, तो यहाँ पर इस साइड जो एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा, यानी Q और R वाला एंगल, इसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। यूजिंग दीज फैक्ट्स द रिमेनिंग एंगल्स कैन बी फाउंड इजिली। तो इस फैक्ट का यूज करके हम बाकी के एंगल्स निकाल सकते हैं। तो S और R यानी बेस एंगल्स हमने निकाल लिया, तो S से P निकल जाएगा और R से Q निकल जाएगा ऊपर वाले रिलेशन का यूज करके। वेरीफाई योर आंसर आफ्टर फाइंडिंग देम। अपने आंसर को वेरीफाई करो फाइंड करने के बाद, मतलब जो फिगर आपने बनाई है उसमें से रिलेशन का यूज करके P और Q की वैल्यू निकालो और फिर मेजर करके भी देख लो कि जो ऊपर रिलेशन का यूज करके हमने वैल्यू निकाली है क्या मेजरमेंट से भी वही वैल्यू आ रही है। अगर आ रही है तो वेरीफाई हो जाएगा। अब जो रिलेशन हमने देखा कि एंगल S और P का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो उस हिसाब से ये जो P है ये 100 डिग्री होगा और R और Q का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल R प्लस एंगल Q ये 180 डिग्री के बराबर है। अगर हम एंगल Q की बात कर लें तो ये 180 डिग्री माइनस एंगल R जो कि 64 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 116 डिग्री, तो 116 डिग्री। अब चलो मेजर करके भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा ही हो रहा है। ये यहाँ देख सकते हो ये 0 से चले ये 100 वाली लाइन पे आ रहा है, मतलब यहाँ ये 100 डिग्री बनना है। इधर भी देख लेते हैं, ये देखो इधर से चलेंगे 0 वाली स्केल पे, ये आपका 100 है, ये 110 है और ये देख सकते हो 110 और 120 के बीच में 115 पड़ेगा, तो ये 115 उसके जस्ट बाद ये 116। तो हाँ, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था वो सही है। When non-parallel sides of trapezium have same length, the trapezium is called isosceles trapezium. अब ट्रेपीजियम के वो साइड जो कि पैरेलल नहीं है, अगर उनकी लेंथ सेम हो जाए तो जो ट्रेपीजियम मिलेगा उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम UVWX विद UV पैरेलल टू XY, मेजर एंगल U। तो चलिए इतना काम करते हैं। अब चलिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बना लेते हैं। इसके लिए भी कुछ मेजरमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और इसी के पैरेलल हमको ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये सेट स्क्वायर को हमने इस लाइन पे बिल्कुल सेट कर लिया और स्केल को बिल्कुल इससे टच करा देंगे, स्लाइड करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जहां पर हमको बनाना है वहां पर ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये 2 पैरेलल लाइंस हमारी ड्रॉ हो गई हैं। इस पॉइंट को हम U नाम दे देते हैं और इसको V। अब कंपास को U वाले पॉइंट पे रख के एक आर्क कट करेंगे, थोड़ी सी लेंथ छोटी करेंगे हम, मतलब यहां से आइडिया लग जाएगा कि कहां पर इसको कट कराना है। तो इधर करेंगे तो ये बहुत इधर अंदर की तरफ चला जाएगा,
थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं तो ये ऐसे कट हो गया। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं चेंज करना, वी पे रख के इसी सेम लेंथ का इधर आर्क कट कर देना है। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को x और इधर हम w नाम दे देते हैं। इनको आपस में कनेक्ट कर लो। तो इस केस में जो ux है और vw है इसकी लेंथ आपस में इक्वल है और ये दोनों जो लाइंस है ये पैरेलल है, तो ये शो कर दिया हमने। कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग देम? अगर आपको u वाला एंगल पता चल गया तो क्या बाकी की जो एंगल्स हैं वो आप निकाल सकते हो? डज इट अपीयर दैट द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड दैट इज u एंड v आर ऑल्सो इक्वल? क्या इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब ये जो ux है और vw है, ये साइड की लेंथ इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये वाला जो एंगल है यहाँ v पे बनेगा और इसके अपोजिट यहाँ पर जो एंगल ये u वाला बनेगा, क्या ये भी इक्वल होगा? कैन वी फाइंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हियर? क्या यहाँ हमको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिलेंगे? तो इसको हम कैसे करेंगे? कंसीडर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड wz परपेंडिकुलर टू uv। तो ये जो UVWX है ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। इसके अंदर हमको ये पता करना है कि क्या जो U वाला एंगल है और V पे बनने वाला एंगल ये आपस में इक्वल होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, दो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिए UV लाइन के परपेंडिकुलर। एक तो ये XY वाली जो लाइन है ये ड्रॉ कर दिया, दूसरा वाली जो लाइन है ये ड्रॉ कर दिया। देख सकते हो दोनों ही जो लाइन है वो UV वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। वॉट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर XWZY? अब ये जो XWZY बना ये कैसा कोऑर्डिनेटर है? यहाँ देख सकते हो ये दो एंगल तो 90 डिग्री के हैं। सिंस XW इज पैरेलल टू UY, अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है और एक लाइन हमने जो XY ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो ये ट्रांसवर्सल की तरह वर्क नहीं कर रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। उस केस में ये वाला जो एंगल है और ये एंगल जो कि इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पर फिगर में आपको ये ए शो कर रहा है और नीचे वाला तो 90 डिग्री है ही। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस जो 90 डिग्री है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 उधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर भी किया है कि ए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल XYZ वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब इसी तरीके से जो बी वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वही हो रहा है कि पैरेलल लाइन है और Z जो है वो परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा। तो इधर 90 डिग्री है तो 90 प्लस बी ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल WZY, तो ये भी आपका 90 डिग्री आ गया। सिंस द इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एड अप टू 180 डिग्री, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों जो लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है वो ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। तो उस केस में इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब परपेंडिकुलर हो तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो ऊपर वाला भी 90 डिग्री होगा, तभी इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो भैया नीचे के दोनों एंगल्स तो 90 डिग्री थे, ए और बी भी 90 डिग्री आ गया, मतलब सारे ही जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा कि नहीं? हैंस XWZY इज अ रेक्टेंगल। तो पहली चीज हमने ये प्रूव कर ली कि ये एक रेक्टेंगल है। अब इससे फायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं। नाउ इट कैन बी शोन दैट, अब यहां से हम शो कर सकते हैं ट्राइंगल UXY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल VWX। हाउ, कैसे? चलिए देखते हैं दो ट्राइंगल है कहाँ। देखो ये जो ट्राइंगल है UXY वाला और VWZ वाला, जिसको ये मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। येलो वाले ट्राइंगल का जो साइड UX है और ब्लू वाले ट्राइंगल का जो साइड VW है ये आपस में इक्वल है, आपको ये लाइन से दिखाया भी है। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होते हैं, तो उस हिसाब से ये इक्वल हो गया। दूसरा, ये जो बीच में व्हाइट वाला है ये हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है, तो उस हिसाब से जो XY है वो इक्वल हो जाएगा WZ के। तो दो साइड हमको इक्वल मिल गए। अच्छा यहाँ देखो ये Y वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये इधर भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ अगर 90 डिग्री बनना है तो दूसरा भी 90 होगा, तभी इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा। अब एक थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं RHS थ्योरम। उसमें यह होता है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, उनके हाइपोटेन्यूज और बेस या परपेंडिकुलर में से कोई साइड अगर आपस में इक्वल आता है, फिर वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर आप लिख देना कि जो एंगल UYX है वो इक्वल होगा एंगल VZW के बाई RHS थ्योरम। RHS थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल UXY है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल VWZ के, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है।
ये RHS वाला अगर नहीं समझ पाया तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर समझा देता हूँ कि जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर इधर 90 डिग्री बनना है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हों और उनका जो हाइपोटेन्यूज है, देखो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और बाकी दो साइड में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस होता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हो। मतलब इसको सिंपल हम साइड मान लेते हैं, जैसे ये साइड या इसको साइड कोई से भी कंसीडर कर सकते हो। अब जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर ये XY और YZ इक्वल है तो यही वाला साइड कंसीडर कर लेते हैं। ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। ऊपर देख सकते हो जो येलो वाला ट्राइंगल है और ब्लू वाला ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज UX और VW ये आपस में इक्वल है। फिर ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है ये आपस में इक्वल है, दैट इज XY इक्वल WZ, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है जो कि इक्वल होते हैं। तो किसी दो राइट एंगल्स के अंदर अगर ये कंडीशन आ रही है कि हाइपोटेन्यूज और कोई सा एक साइड आपस में इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको हम RHS थ्योरम कहते हैं। तो उस हिसाब से हमने ये कॉन्ग्रुएंट कह दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होंगे, दैट इज U और V आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से कह देना 10 एंगल U इक्वल एंगल V। अब इस फैक्ट का यूज करके बाकी जो बचे हुए एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वेरीफाई द एंगल्स बाय मेजरमेंट। अब मेजरमेंट करके भी आप एंगल को वेरीफाई करो। अब चलिए एंगल U की वैल्यू निकालते हैं। तो इधर से हम चलेंगे तो ये 60 और उसके बाद ये 65, 66, तो ये एंगल आ रहा है 66 डिग्री। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर U 66 डिग्री है तो दूसरा वाला जो बेस एंगल है वो भी 66 डिग्री होगा, क्योंकि बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 66 डिग्री है तो इधर वाला क्या होगा, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस ये कर देंगे तो ये 114 डिग्री आ गया। इसी तरीके से ये वाला भी 114 डिग्री होगा। अब चलो मेजर करते हैं, देखें हमारी वैल्यू सही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये हमने सेट कर दिया और ये आकर यहाँ 60 है, उसके बाद ये 65 है और एक 66 डिग्री, तो हाँ सही है। ऊपर के एंगल चेक करो, ये देखो इधर से हम चले ये 110 है, उसके बाद ये बीच में जो बड़ी लाइन है 115 की है, उससे एक पहले 114। इसी तरह W पे हमने रखा तो भी आप देख सकते हो यहाँ से ये 114 डिग्री आ रहा है। तो ये वेरीफाई भी हमने कर लिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे ये ट्रेपीजियम है UVWX, अगर हमने U वाला एंगल निकाल लिया या हमको पता चल गया तो बाकी सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो ये है आपका 60 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 है तो फिर ये 120 डिग्री होगा, तभी सब 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह से ये 60 है तो ये वाला भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या हो गई, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के अंदर वो एंगल्स जो कि इक्वल साइड के अपोजिट है वो इक्वल होते हैं। तो जैसे ये XU और WV ये दो साइड आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होगा। या ऐसे देख लो ऊपर की तरफ जो बनना है इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होगा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।